हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात किया था, लेकिन कुछ पार्ट उसका रह गया था, तो आज हम उस अगले पार्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम लोग जैसा कि हम लोगों ने बात भी किया था कि इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से आने वाले प्रमुख क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में पूछी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस अनुसूची में कौन-कौन से विषय दिए गए हैं। कई बार यह परीक्षाओं में मिलान करने के लिए आ जाता है। तो अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो जो राज्यों के नाम हैं, उनके जो क्षेत्रीय अधिकार हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम हैं और उनका विवरण दिया हुआ है, क्षेत्रीय अधिकार उनका विवरण दिया हुआ है। तो कहने का मतलब संघ राज्यों के नाम, संघ शासित प्रदेशों के नाम पहली अनुसूची में दिए हुए हैं और उनका क्षेत्राधिकार क्या है, ये पहली अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें, तो जैसे इसमें प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों या संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन-कौन प्रमुख है? जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, ठीक है? लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हो गए, कैग हो गए, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। तो इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है हमारी संविधान की दूसरी अनुसूची में, ठीक है? अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें, तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री हो गया, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार हो गए, सांसद हो गए और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गए, राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार हो गए, ठीक है? राज्य विधानसभाओं के सदस्य हो गए, उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है। तो ठीक है, तो शपथ का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसके विवरण के बारे में है। तो जो राज्यसभा के सीट हैं, जो अनुमोदित किए गए हैं राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उसके प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें, देखिए कई बार छठी अनुसूची से कई बार प्रश्न आते हैं कि छठी अनुसूची में जिन राज्यों को शामिल किया गया है, उन राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है, निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम छठी अनुसूची में ये शामिल राज्य हैं। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में प्रावधान दिया हुआ है, ठीक? सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण दिया गया है। शक्तियों का वितरण किस प्रकार से है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे का विवरण है कि कौन-कौन से शक्तियां, कौन-कौन से क्षेत्र किन्हें प्राप्त हैं। ये सातवीं अनुसूची का विषय है। अगर हम आठवीं अनुसूची में बात करें तो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है आठवीं अनुसूची में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से कितनी भाषाएं इनमें शामिल थी, तो मूल रूप से इनमें 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है? चलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि अंतिम रूप से जो अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो कौन-कौन सी भाषाएं हैं उन भाषाओं में। अगर हम नवीं अनुसूची की आगे बात करें तो नवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। यह ध्यान रखना है हमें। क्यों? क्योंकि यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है? अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और यह संविधान में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। अगर हम उसके आगे देखें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। कहाँ से? पंचायती राज से संबंधित है और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में
या 1993 के द्वारा जोड़ी गई। असल में ये 92 में लाया गया था और 93 में लागू हुआ था, इसलिए कई बार 92 कई जगह रहता है, कई जगह 93 रहता है, तो आप इससे इसके मामले में कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ठीक है? अगर हम अंतिमवीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है और यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। अच्छा, अब हमें यह ध्यान रखना है पहले तो कौन सा विषय किस अनुसूची में है, हमें यह ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आता है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ से एक चीज और आता है कि किस अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख किया गया है, किस अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये देख लेना है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज आता है वो ये कि छठी अनुसूची में शामिल राज्य कौन कौन से है, तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, 8वीं अनुसूची से जो प्रश्न आता है वो आता है कि अंतिम रूप से जो जोड़ी गई भाषाएं हैं, अंतिम बार जो जोड़ी गई भाषाएं हैं 22 आधिकारिक भाषाओं में, वो भाषाएं कौन सी थी, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। ठीक है, और अब देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का विषय तो हमें याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है किस संविधान संशोधन के द्वारा है यह संविधान में हमारे ऐड किया गया। ठीक है, तो कई बार इसका भी मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ देता है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म रहना है। ठीक है, अब हम प्रस्तावना पे बात करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना पे बात करेंगे, हालांकि इसके पहले हम लोगों ने इस पे कुछ बात करी हुई थी, लेकिन इसमें जो प्रमुख वो जो था संविधान के निर्माण से संबंधित था। अब इसमें हम प्रमुख विशेषताओं के अनुसार प्रस्तावना पे बात करेंगे। ठीक, तो प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तो न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार का। विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार की, व्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता। बंधुता किस लिए? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बंधुता का ये हो गया। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो कब किया गया? यहाँ पे देखिए आपके प्रस्तावना में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान को लागू कब किया गया, तो संविधान को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रावधान थे, आवश्यक प्रावधान थे, लगभग 15 अनुच्छेद, लगभग कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद ऐसे थे कि जैसे ही संविधान हमारा अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया, उसी दौरान से ये लागू हो गए थे। हम लोगों ने पिछले सेशन में उसके बारे में बात किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान विश्व का ऐसा पहला संविधान बना जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई, यह भी ध्यान रखिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। ठीक है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ प्रस्तावना में क्या मिलता है? संविधान का मूल दर्शन मिलता है और इसके साथ साथ क्या मिलता है? उन आधारभूत राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है जिन पे हमारा संविधान आधारित है। अच्छा, यहाँ पे धर्म का तात्पर्य, यहाँ पे जो धर्म का तात्पर्य ये परंपरागत रूप के धर्म से नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो धर्म का तात्पर्य है वो हमारे कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो संविधान के प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन मिलता है
और जो राजनैतिक, नैतिक और कर्तव्य जो हमारे मूल्य हैं, उनको समाहित किया गया कि हमें एक भारतीय के रूप में हमें किस प्रकार से अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, ठीक है? तो ये संविधान हमारा उस पे आधारित है, प्रस्तावना में उसका दर्शन मिलता है। अगर हम आगे बात करें तो प्रस्तावना संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण और संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि जैसे आप विश्व के कई संविधान देखेंगे तो वहां पे अब तक उनके उन देशों के नेशन स्टेट के बनने के बाद अब तक कई जो है संविधान का निर्माण हो गया है। आपका पड़ोसी देश नेपाल, वहां पे भी कई संविधान बन गए हैं, जर्मनी जैसे देशों में भी कई संविधान बने। लेकिन इतने संक्रमणकालीन परिस्थिति से गुजरने के बाद भी सोचिए, भारत 1947 में, 1948-49 में भारत 1947 में आजाद होता होता है। 1949 में जो है कि इस संविधान सभा को अधिनियमित किया जाता है, सॉरी, संविधान को अधिनियमित किया जाता है और उस समय जो प्रस्तावना बनाया गया था वह आज भी प्रासंगिक है और वह भविष्य में हजार वर्षों तक, जितने वर्षों तक भारत इस विश्व में दीर्घजीवी बना रहेगा, उतने वर्षों तक यह प्रस्तावना भी कार्य करती रहेगी, ठीक है? तो इसी तरीके से इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, उनका जो दृष्टिकोण था इतना प्रगतिशील था और सपने और आकांक्षाएं इतने अधिक जो है कि मतलब वास्तविक थे कि प्रस्तावना आज भी उन पे खरा उतर रहा है, ठीक है? और यह निश्चित तौर पे हमारी प्रस्तावना को दीर्घजीवी बनाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछे कि क्या प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है, तो नहीं। क्या प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है? इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो प्रस्तावना न तो वाद योग्य है, न ही इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता। अब देखिए, यहाँ से हमें इसे बहुत ही बिल्कुल ध्यान से रखना है। क्यों ध्यान से याद करना है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित करती है। यह न तो वाद योग्य है, न ही इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। अब देखिए, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के भविष्य दृष्टि का दर्शन है कि हमें अपने भारत को किस आधार पे, किन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पे आगे बढ़ाना है, ठीक? संविधान के सभी हिस्से को पारित करने के बाद अंतिम में प्रस्तावना को पारित किया गया था ताकि यह संविधान के अनुरूप बन सके, ठीक है? हमें यह भी ध्यान रखना है कि संविधान के संपूर्ण संविधान को पारित करने के बाद प्रस्तावना को उसमें शामिल किया गया था। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे हम भारत के लोग हमने देखा था, तो इससे क्या तात्पर्य है? इसके बारे में पहले भी हमने बात कर रखा है। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया गया है और यह जो हम भारत के लोग, यह वाक्यांश है, यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पे जोर देता है। किस पे? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पे जोर देता है कि भारत की चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी सभी शक्तियों का स्रोत हम हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं और हमारी सहमति के आधार पर ही जो शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, यह हमारी सहमति के आधार पे ही सरकार इस शक्ति का प्रयोग कर रही है। अतः जो सरकार की जो संप्रभु शक्ति है, यह लोक अर्थात जनता की सहमति पे आधारित है, इसलिए यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बात करें तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। जैसे कि शुरुआत में भी हम लोग देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं भी यह नहीं कहा गया कि हम संविधान सभा के सदस्य, वहां या हम फला व्यक्ति या हम फला नेता। यहाँ पे जो वाक्यांश का प्रयोग किया गया, हम भारत के लोग, और इस भारत के लोग में आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल है और समान रूप से, ठीक है, 1/140 करोड़वा हिस्सा की साझेदारी सबकी है। तो कहने का मतलब ये कि संविधान की जो शक्ति का स्रोत है हम लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। आगे हम नीचे बात करेंगे, इन शब्दों को भी आगे हम नीचे व्याख्यायित करेंगे, ठीक है, अगले स्लाइड्स में। चलिए
संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य न्याय है, ठीक है? न्याय कैसे? देखिए यहाँ पे है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब क्या है? ये संविधान का उद्देश्य है। अगर यह पूछे कि जो संविधान का में जो प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? रूस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ये तीनों सिद्धांत, तो ये तीनों सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए गए हैं। अब संविधान के अंगीकरण, अधिनियमन और आत्मार्पण की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 है। लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 है। चलिए अब प्रस्तावना के महत्व पे बात कर लेते थोड़ा, ठीक है? कि प्रस्तावना आखिर है क्या? इस पे हम लोग विस्तार से भी कभी बात करेंगे, ठीक है? अगले सेशन में या किसी सेशन में, कि प्रस्तावना या संविधान पे जो प्रमुख विचारकों की, विदेशी लेखकों की या भारतीय विचारकों की जो टिप्पणियां हैं, हम जैसे कि प्रारूप समिति को निराजुद्दीन अहमद अपवहन समिति कहते हैं, तो ऐसे ही जो है कि ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से तमाम विचारकों ने कुछ अपना वक्तव्य दिया हुआ है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह की परीक्षा में, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे और सब इकट्ठे देखेंगे, ठीक है? इकट्ठे कहीं मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग इकट्ठे देखेंगे। चलिए प्रस्तावना के महत्व पे अगर हम बात करें, तो भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा गया है। बिल्कुल कुंडली है, भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, क्योंकि वही वो आदर्श हैं जिनके आधार पे हमें अपने देश को आगे ले जाना है। संविधान का दर्शन है, संविधान का दर्शन है, ठीक है? क्योंकि संविधान, कई बार संविधान के किसी भी अंग, किसी भी हिस्से की व्याख्या करने में अगर कठिनाई होती है, एम्बिगुअस होता है, तो कई बार प्रस्तावना से उसे वो लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। तो क्या है? यह संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान का सारांश है और हमारे संविधान का पहचान पत्र है, मतलब भारतीय संविधान का पहचान पत्र भी कहते हैं। संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। कई बार किसी भी मतलब किसी प्रावधान को समझने में कठिनाई होती है कि आखिर संविधान निर्माता इसे किस तरीके से इसका व्याख्या क्या करना चाहते थे, तो प्रस्तावना को आधार बना के उसकी व्याख्या किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। यह कानूनों की संवैधानिकता की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की मार्गदर्शक है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी प्रावधान में कोई समस्या होती है तो न्यायपालिका इन प्रस्तावना के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करके अपना निर्वचन करती है। तो इसीलिए इसे संवैधानिकता की व्याख्या करने के लिए, संविधान की संवैधानिकता की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका के मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं। अगर हम प्रस्तावना के मुख्य शब्दों के बारे में बात करें, प्रस्तावना के मुख्य शब्दों के बारे में बात करें, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था कि इन सब शब्दों को आगे हम व्याख्यायित करेंगे, इन सिद्धांतों को। तो चलिए आगे इससे देख लेते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य, मतलब किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था, हालांकि अभी भी बात कर लेते हैं। देखिए 3 तरीके, एक तो होता है डिपेंडेंट स्टेट होता है, डिपेंडेंट राष्ट्र होता है, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र होता है और एक होता है डोमिनियन स्टेट होता है। तो इन तीनों का अंतर क्या है? जो देखिए डिपेंडेंट मतलब परतंत्र, इसके आंतरिक और बाह्य, इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे यह किसी दूसरे देश के द्वारा लिए जाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो आंतरिक और बाह्य डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, वह स्वयं के द्वारा लिए जाएंगे, उसी देश के द्वारा लिए जाएंगे जिसके संदर्भ में ऐसा डिसीजन लिया जाना है। और जो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आंतरिक जो इंटरनल जो डिसीजंस होंगे वो तो वह देश स्वयं लेगा, लेकिन इसका जो एक्सटर्नल डिसीजन होगा, एक्सटर्नल मामलों से संबंधित निर्णय, यह वह देश लेगा जिसके कि यह डोमिनियन स्टेट अधीन है, ठीक है। तो संप्रभु का मतलब क्या हुआ? एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य, सबसे बड़ी बात की एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य होगा जो कि किसी भी देश का डोमिनियन नहीं होगा, मतलब कि इसके बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों में यह डिसीजन लेने के लिए संप्रभु होगा, ठीक है। एक संप्रभु राज्य के रूप में अगर भारत किसी भी विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है या उसे उसे अपना कोई हिस्सा दे सकता है। तो जैसे अब बांग्लादेश के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ हिस्सा
हम लोगों ने बांग्लादेश को अपने देश का दिया था और कुछ हिस्सा बांग्लादेश से ग्रहण किया था। तो ये जो विशेषता है एक संप्रभु राज्य की विशेषता है, संप्रभु राज्य ही ऐसा कर सकता है। चलिए, समाजवादी शब्द की अगर हम व्याख्या देखते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी अवधारणा निदेशक तत्वों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में पहले से ही हालांकि विद्यमान थी, लेकिन फिर भी स्पष्ट तौर पे इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। अगर हम भारतीय समाजवाद की बात करें तो यह मार्क्सवादी और गांधीवादी समाजवाद का जो है कि एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है और इसी के साथ साथ इसका जो झुकाव है यह गांधीवाद की अधिक है, गांधीवाद की ओर अधिक है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी और गांधीवादी सिद्धांतों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है और गांधीवाद की ओर इसका झुकाव अधिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है और इसके अंतर्गत भी मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है, जहां पे एक तरफ आप टाटा, बिरला, ठीक है, अंबानी की जैसे कि जियो वगैरह जैसे कंपनियां भी देखते हैं, उसी तरफ आप जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड वगैरह जैसे सरकारी कंपनियां भी देखते हैं। तो ये भारत के समाजवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। अगर हम पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करें, ठीक है, इसे कई बार पुस्तकों में धर्मनिरपेक्ष शब्दांश से भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग पंथ निरपेक्ष शब्द के साथ चलेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि सेकुलर शब्द का जो भारत में जो अर्थ लगाया गया है सही संविधान सभा के द्वारा, वह पंथ निरपेक्ष मतलब संविधान निर्माताओं के द्वारा या हमारे संसद के द्वारा वह पंथ निरपेक्ष लगाया गया है। ठीक, अगर हम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और यह आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन था 1974 में, लेकिन इसे और भी स्पष्ट स्थान प्रदान करने के लिए 1976 में इसे क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। जो भारत का पंथ निरपेक्ष है वह सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, मतलब कि यहाँ पे सभी धर्म समान है और यहाँ पे राज्य का समान समर्थन सभी को प्राप्त है। कई बार एक नकारात्मक पंथ निरपेक्ष का भी सिद्धांत होता है। नकारात्मक पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि संविधान भारत नहीं, कोई भी देश अगर अपने देश के किसी भी धर्म से दूरी बनाए रखे हुए है, बराबर दूरी बनाए रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसे नकारात्मक पंथ निरपेक्ष का सिद्धांत कहेंगे। लेकिन भारत में क्या है, सभी धर्मों को समान रूप से भारत क्या करता है, प्रश्रय देता है, ठीक है, आश्रय देता है, प्रश्रय देता है, तो इसे हम सकारात्मक पंथ निरपेक्ष कहेंगे। चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च, ये हम लोकतांत्रिक जो वर्ड है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें संप्रभु शक्ति या सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। हम लोगों ने पहले भी देखा कि हम भारत के लोक के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोकतांत्रिक जो है कि सिद्धांत की बात करें तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र शामिल है। भारत में ये के जो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक सिद्धांत शब्द का उल्लेख किया गया है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों लोकतंत्र शामिल हैं। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि जो कार्यपालिका है अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में यह प्रदर्शित होता है कि कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का जो घोषणा पत्र है क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति। यह भारत के लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं कि हम सार्वभौमिक मताधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ एक आवधिक चुनाव होता है जिससे कि
यह तय होता रहे कि जो सत्ता में जो सरकार, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भारत के लोगों की, इनकी, हम भारत के लोगों की, उन्हें जो है कि सहमति प्राप्त है कि आप उनकी तरफ से संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते रहें। कानून का शासन सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष, सभी व्यक्ति, ठीक है, क्या होंगे? समान होंगे और सभी से समान तरीके का बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति होगी। देखिए, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या-क्या होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या-क्या होते हैं? हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चूंकि हमारे यहाँ तो ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, इसलिए हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि सभी स्तरों पे हम अपने जनप्रतिनिधियों का इलेक्शन नहीं करते। जैसे राज्यसभा में, विधान परिषद में, ठीक है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सब का जो इलेक्शन होता है, या किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी का, अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का, सभापति का, ठीक है, इन सब का प्रत्यक्ष इलेक्शन हम नहीं करते, बल्कि हमारे बिहाफ पे हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हालांकि कुछ सांसद या विधायक वगैरह का, या अपने स्थानीय सरकारों में, स्थानीय सरकार मतलब पंचायती राज व्यवस्था में या फिर नगरीय स्वशासन व्यवस्था में हम प्रत्यक्ष तौर पे जो है इलेक्ट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को। लेकिन बड़े लेवल पे जो बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, उनका हम लोग चुनाव नहीं करते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है। अब देखिए, जनमत संग्रह, रेफरेंडम। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये 4 मुख्य तौर पे साधन होते हैं, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। जनमत संग्रह या रेफरेंडम, यह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव पर लोगों से सीधे मतदान के लिए कहा जाता है। अब सोचिए, भारत में अगर सीधे मतदान के लिए बोल दिया जाए तो 140 करोड़ की आबादी है और इनमें से लगभग जो है कि कम से कम जो है कि 60-70 लाख लोग, 60-70 करोड़ लोग जो है वोटिंग तो करते ही होंगे, ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा ही करते होंगे। तो कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। पहल, ये सब छोटे देशों में आसान होता है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में ये मुश्किल है। ठीक है, पहल, इनिशिएटिव। पहल का मतलब वह प्रक्रिया जिसके तहत लोग विधायिका के समक्ष कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो कोई भी व्यक्ति, आपको फला कानून चाहिए, आप चाहते हैं कि इस पे कानून बने, तो आप विधायिका के समक्ष उस कानून निर्माण का प्रस्ताव रखेंगे और बात उस पे जो है कि विचार विमर्श करके वो बनेगा, कानून बनेगा उस पे। रिकॉल, वापस बुलाया जाना। अभी भारत की संसदीय व्यवस्था में इस तरीके की बात करी जा रही है कि यदि कोई सरकार, कोई सांसद, कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरता तो उसे उसका अवधि पूरा होने से पहले ही वापस बुला लिया जाए, रिकॉल करना। ठीक है, मतदाताओं द्वारा किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। लोक राय मतलब प्लेबेसाइट, मतलब लोगों की राय क्या है, किसी भी लोकहित के मुद्दे पर देश के नागरिकों की राय जानने की प्रक्रिया लोक राय, प्लेबेसाइट। अच्छा, हम लोगों ने जब संविधान के निर्माण की बात करी थी तो हम लोगों ने देखा था कि 21 फरवरी 1948 को जब संविधान का जब दूसरा प्रारूप जब तैयार कर दिया जाता है प्रारूप समिति के द्वारा, तो वह अक्टूबर तक के लिए वह जनता के सामने दिया गया रहता है। जनता को उस पर राय देना होता है 8 महीनों के लिए। ठीक है, तो वह एक प्लेबेसाइट का एक तरीका था, लोक राय जानने का एक तरीका था। ठीक है, क्योंकि संविधान भी तो हमारा लोकहित का मुद्दा है, उस पर नागरिकों की राय जाना गया। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है, शब्द है, सिद्धांत है, वह गणराज्य। गणराज्य 2 प्रकार के होते हैं, पहले बात जान लीजिए। एक होता है राजतांत्रिक गणराज्य, एक होता है लोकतांत्रिक गणराज्य। राजतांत्रिक गणराज्य किसे कहते हैं? यह ब्रिटेन, जहां पे कि आप ये समझ सकते हैं कि जो देश के सभी पदाधिकारी चुने जाएंगे। ठीक है, देश के सभी पदाधिकारी चुने जाएंगे, लेकिन जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, मुखिया होगा, मतलब अगर हम ब्रिटेन के संदर्भ में बात करें तो वहां पे जो कह सकते हैं कि वहां पे जो सम्राट होगा वह वंशानुगत होगा। लेकिन अगर लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे सभी अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ, संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ साथ जो मुखिया होता है, देश का सर्वोच्च मुखिया, वो भी चुना जाता है। ठीक है, जैसे
हमारे यहाँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बिडेन जी हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग लोकतांत्रिक गणराज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी। क्यों? क्योंकि इन यहाँ पे जो है कि तंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, और कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी योग्य व्यक्ति जो उस पद के लिए अर्हता को पूरी करता है, वह उस पद पे जा सकता है। वह भारत का भी राष्ट्रपति बन सकता है और यूएसए का भी राष्ट्रपति बन सकता है। इन दोनों देशों के, ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक यूएसए का राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर आप जहाँ के नागरिक हैं वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, आप भी बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन वहीं कोई भी ब्रिटिशर्स वह अपने यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे राजतांत्रिक गणराज्य है और इसके अंतर्गत सम्राट के वंश के ही, उस व्यक्ति के सम्राट के वंश के ही वहां का मुखिया बनेगा, ठीक है। तो ये राजतांत्रिक गणराज्य हो गया और लोकतांत्रिक गणराज्य ये हो गया। जो भारतीय गणराज्य के विषय में अगर हम लोग बात करें तो भारत के राज्य प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे इलेक्शन होता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत में क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। हालांकि यूएसए में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है और इसी सेशन के साथ संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये चैप्टर भी, ये सेक्शन भी समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत की विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग हैं तो उन परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हम लोग की तैयारी बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।